हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की हमने इतने सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जितना प्यारा है मैंने उतने ही प्यार से तुम्हें समझाया है, उतनी प्यार से मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी प्यार से इस लेक्चर को देखो, शुरू से लेकर अंत तक देखो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसको पूरी तरह से ऑपरेट कर देंगे, पूरी तरह से हम देख लेंगे क्या है आखिर। चलिए, इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस व्हेन हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक करके देखते हैं। इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये मेजर देता है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली पास करती है। ठीक है, तो किसी अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहीं पे, और अगर हम उस फील्ड लाइंस में कोई सरफेस रख दें जो कि उस फील्ड लाइंस के नॉर्मल, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस रख दे, तो उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे ना, उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे उसकी मेजर देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहली बात, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नॉट इक्वल टू, याद रखना, इट इज नॉट इक्वल टू, इट जस्ट गिव्स द आइडिया अबाउट, इट जस्ट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ, रिलेटिव वैल्यू देती है। ठीक है, तो चलो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं, और मैं कुछ नई बात तुम्हें नहीं बताऊंगी बच्चों, जो तुमने पढ़ा है पहले ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा, थर्ड लेक्चर में, शायद थर्ड पार्ट में, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक बताया था। उसमें बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी रीजन में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है ना, वहां पे वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की आइडिया देती है। तो डेफिनेशन, आई मीन वो जो कैरेक्टरिस्टिक था, एक बार वो मैं जल्दी जल्दी से लिख लेती हूँ और आपको समझाती हूँ। उसी उसी कैरेक्टरिस्टिक से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला आपका निकलेगा। ठीक है, तो क्या था वो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों? क्या था? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at any region gives idea about strength of electric field in that region। अब देखो, इस सेंटेंस में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया तुम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कौन सी एरिया? वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नॉर्मल रखी हुई है, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, इक्वल्स क्या क्या बता रहा है ये? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी रीजन। तो मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों? इट इज डेंसिटी। ये मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी रीजन गिव्स आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो ये आइडिया देता है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूँ? बिकॉज इक्वल तो कर नहीं सकते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू, याद रखना बेटा, इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट आइडिया देती है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें आइडिया देती है। ठीक है, तो ये क्या देता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस रीजन में, यानी ई की वैल्यू देती है। ठीक है, अच्छा, इससे ही हम आगे क्या, अगर if this is the density of electric field lines gives you idea about electric field strength, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेंगे? बताओ। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ये होगी? E मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना, एरिया ऑफ द सरफेस विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होगी क्या बच्चों? और ये जो मैंने राइट साइड में लिखा है ना, ये कुछ नहीं, यही है फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं बच्चों। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया which is held perpendicular to electric field lines। ठीक है, ये समझ आया क्या? थोड़ी बहुत फील आई क्या? क्योंकि अभी जो मैंने बताया है यहाँ पे कोई नई बात नहीं बताई, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। अब सुनो, और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं।
सपोज किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, इक्विडिस्टेंट होगी ना। ये क्या बना रही हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी इसमें एक सरफेस रख दिया और हमें देखना है कि उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो मैंने एक सरफेस रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो गोल्ड वाली लाइन है वो हमारी तरफ है और ये डैश्ड वाली लाइन पीछे की तरफ है, मतलब ये तुम्हारी फील्ड लाइंस है और इस तरीके से मैंने इसमें सरफेस रखा है। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको दिख रहा है कि हमारी दो लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने क्या किया कि इस फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ को फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ई है तो मैंने फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो नेक्स्ट डायग्राम में डबल करने का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमारी फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, डेंसर हो जाएगी, ट्वाइस डेंसर हो जाएंगी, है ना। ठीक है, इनके बीच में भी लाइंस में बना दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी और अभी मैंने एरिया वही रखा, एरिया मैंने वही रखा, सरफेस मेरी वही है, सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम सरफेस है। तो अभी मुझे बताना बच्चों कितनी फील्ड लाइंस इससे पास करी, क्या सही बना रही हूँ, सही बनाई हो ना, दोनों सेम है ना बच्चे। तो क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डबल किया तो इससे पास करने वाली जो लाइंस है क्या उनकी नंबर भी डबल हो गई। देखो पहले कितनी लाइंस पास करे थे इसके थ्रू, दो, ठीक है, 2 नंबर्स पास करे थे, अभी कितने 1 2 3 4, तो 4 लाइंस पास करे इसके अंदर से। तो इसका मतलब ये है ना कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है मेरी, फ्लक्स क्या देती है, फ्लक्स गिव्स अस द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस व्हिच इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो मेरी फ्लक्स है, क्या मेरी फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बच्चों। क्योंकि हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो भी बढ़ जाती हैं जो उस सरफेस से पास कर रही हैं। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। मान लिया कि मैंने अभी स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखा, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रही हूँ, और मैंने क्या किया इस एरिया को बढ़ा दिया, मैंने इस एरिया को बढ़ा दिया, इस एरिया को मैंने बढ़ा के डबल कर दिया, सपोज इस एरिया को बढ़ा के मैंने डबल कर दिया। क्या अब इस एरिया से, इस सरफेस से क्या फिर से 4 लाइंस पास करी हैं। अभी मेरी स्ट्रेंथ वही है, बट क्या अब फ्लक्स मेरी डिपेंड कर रही है एरिया पे। यानी अभी तक हमें क्या समझ आया कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू द सरफेस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एज वेल एज द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मान लो इस डायग्राम में ये मेरी सरफेस है ना, ये मेरी सरफेस है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मान लो मेरी ऐसी सरफेस थी ना, ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस को मैंने टिल्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो क्या टिल्ट होने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अब मुझे बताना है सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास करी हैं, कितनी फील्ड लाइंस पास करी, फिर से 2 करी है क्या पास। क्या इस वक्त जब ये सरफेस इस फील्ड लाइंस के नॉर्मली रखी थी, क्या उस वक्त फील्ड लाइन मैक्सिमम पास कर रही थी। क्या अब जब मैंने इसको सर्टेन एंगल सपोज थीटा से जब इसको मैंने टिल्ट कर दिया, ओरिएंटेशन बदल दी, तो क्या फिर से इससे कम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल से क्या किया, इसकी सरफेस को मैंने क्या किया, फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया। तो क्या मुझे बताओ बच्चों, अब इससे कोई भी फील्ड लाइंस पास कर रही है, क्या इससे अब कोई फील्ड लाइंस पास कर रही है। अभी यहाँ पे मेरी एंगल देखो तो क्या है, इस जगह पे एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या है, पहले वाले डायग्राम में क्या एंगल, यहाँ पे एक सेकंड इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे मेरी एंगल क्या है, थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, है ना। और इस जगह पे मेरी एंगल क्या है, थीटा, इस वाले सेकंड वाले डायग्राम में। तो यहाँ पे जो मेरी सरफेस है, एक सेकेंड, ये मेरी सरफेस है। तो क्या अब ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस not only depend upon electric field strength and area but it also depends on the orientation of area। यानी सिर्फ ये कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट पे तुम्हारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करती है या फ्लक्स होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो तुम्हारी थर्ड वाली पोजीशन पे अगर तुमसे मैं पूछूं कि कितनी लाइंस पास करी है इसके अंदर से, कितनी लाइंस, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, तो आप क्या बोलोगे कि मैम फाई इक्वल 0 है इस केस में। यहाँ पे बताओ क्या है फाई, इस पहली वाली डायग्राम में फाई की वैल्यू बताओ। क्या फाई इक्वल्स यहाँ पे सिंपली ई इंटू ए है, बिकॉज एरिया तुम्हारी क्या है, परपेंडिकुलर रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाई डायग्राम में कैसे बताएं, बताओ, मुझे बताओ।
एरिया तुम्हारी ऐसे है, आई मीन सरफेस ऐसी है, क्या इसकी मैं प्रोजेक्शन ले लूं ऐसे, इसकी मैं अगर इस डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर में अगर इसकी प्रोजेक्शन ले लूं, ठीक है, इस एरिया की प्रोजेक्शन ले लूं, तो क्या मुझे बताओ बच्चों कि इस एरिया से भी इस सरफेस से भी क्या उतनी ही लाइंस पास कर रही है जितने की टिल्टेड एरिया से पास कर रही है? जितने की टिल्टेड एरिया से पास करी है उतनी क्या इसे भी पास करी है? अब मुझे बताना इस सरफेस की जिसको मैंने अभी अभी प्रोजेक्शन ली है, अभी मैंने प्रोजेक्शन ली है, इस सरफेस की एरिया क्या है? इस सरफेस की एरिया क्या है? देखो, मान लिया कि ये वाली लेंथ इसकी L है, ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ B है। B तो अभी भी सेम है। L जो है आफ्टर टेकिंग प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन वाली एरिया है इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ क्या है बच्चों? अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? क्या ये वाली लेंथ हो गई L cos थीटा? अरे प्रोजेक्शन ही तो है बच्चों, क्या हो गई ये L cos थीटा हो गई लेंथ, हो गई क्या? तो बताना मुझे इसकी एरिया क्या हुई? इसकी एरिया क्या है बेटा? इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो कि इट इज द प्रोजेक्टेड सरफेस, प्रोजेक्टेड एरिया लिख लो, प्रोजेक्टेड एरिया कितनी, प्रोजेक्टेड एरिया कितनी है? L cos थीटा या B इंटू एल कॉस थीटा, B इंटू एल कॉस थीटा। क्या BL इसकी एरिया थी? आई मीन मान लो कि इस सरफेस की एरिया A है, मान लिया इस सरफेस की एरिया A है, तो क्या ये हो गई A cos थीटा? बिकॉज व्हाट इज A? A इज B इंटू एल। व्हाट इज A? A इज B इंटू एल। तो क्या ये हो गई A cos थीटा? तो इसका मतलब ये है ना कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन एरिया बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन cos of the angle between the surface and the field lines, है ना? cos of the angle of the, समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं that the flux equals क्या होती है? E A cos थीटा। ठीक है, ये हो गई फ्लक्स तुम्हारी, क्या हो गई? E A cos थीटा। और अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो क्या हो जाएगी? E का क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। एरिया के लिए क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, है ना? और cos थीटा तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो समझ आई बच्चे व्हाट इज द यूनिट? अच्छा, एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारी फ्लक्स मैक्सिमम है, इस जगह पे फ्लक्स मैक्सिमम है, एंगल क्या 0 डिग्री है। इस जगह पे फ्लक्स तुम्हारी मिनिमम है, 0 है, उस वक्त एंगल तुम्हारी मैक्सिमम है। cos थीटा की भी वही प्रॉपर्टी होती है, cos थीटा में थीटा बढ़ाओगे ना तो cos थीटा की वैल्यू घटेगी और 90 डिग्री पे cos थीटा 0 होता है ना? अच्छा, एक और बात सुनते चलो। यहाँ पे हमने एक बार देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ पे, एरिया पे डिपेंड कर रही है, साथ में एरिया की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया को ना एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ना तो यहाँ पे एरिया की ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क तो पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि एरिया क्या है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को समझो। अभी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी ही। क्या डायरेक्शन ले भाई? एरिया वेक्टर, एरिया की क्या डायरेक्शन ले भाई? किसी सरफेस की ही तो एरिया होती है, तो इस सरफेस की डायरेक्शन क्या ले? क्या वो डायरेक्शन ले जो सरफेस पे ही लाई कर रहा है? बताओ, अगर हम इस सरफेस पे कोई डायरेक्शन लेते हैं तो क्या हमें सरफेस की ओरिएंटेशन पता लगेगी? नहीं लगेगी ना बच्चों, क्योंकि सरफेस पे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस से हम नॉर्मल ले लें, अगर इस सरफेस से कोई नॉर्मल ले ले, तो क्या इस नॉर्मल को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या सरफेस की ओरिएंटेशन पता लग जाएगी? सोचो, सरफेस अगर टिल्ट करेगा तो साथ साथ नॉर्मल भी टिल्ट करेगा, एंड ये जो नॉर्मल है ना, ये सिंगल डायरेक्शन है। वेक्टर का मतलब ये कि डायरेक्शन तुम्हारी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होगी ना एरिया की, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, डायरेक्शन, पहली बात तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू सरफेस। अब बच्चों की जो सरफेस है ना, सरफेस भी दो तरीके का होता है, एक तो ओपन सरफेस, दूसरा क्लोज्ड सरफेस। सरफेस भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या? ओपन सरफेस और दूसरा क्लोज्ड सरफेस। अब ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस क्या है? देखो, ओपन सरफेस का मतलब हुआ ना कि एज आपको दिख रही है, आपको उसका किनारा दिख रहा है, ओपन सरफेस का किनारा दिख रहा है, पर क्लोज्ड सरफेस का किनारा नहीं दिखेगा। जैसे आपकी प्लेट है जिसमें आप खाते हो, ठीक है, वो ओपन सरफेस है। ठीक है, अगर आपको कोई डब्बा मिलता है तो वो हो गया क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, प्लेट है, उसमें उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, ओपन सरफेस की कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, उसमें कितनी भी वॉल्यूम आप
इंक्लूड कर सकते हो। जो खाते हो तो आप कितना भी चावल ले सकते हो, कितनी भी रोटी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें वो ओपन सरफेस की सिर्फ एज किनारा उसका डिफाइन होता है। तो ओपन सरफेस, हाँ, में अगर डायरेक्शन की बात करें एरिया वेक्टर की, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन होते हैं ओपन सरफेस में। हम नॉर्मल कह रहे हैं तो भाई नॉर्मल इधर भी हो सकता है, नॉर्मल पीछे की तरफ भी हो सकता है। अगर मैं इसको एन कैप का नाम दूं तो इसको माइनस एन कैप का नाम दूं, तो देयर कैन बी टू डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हम लें ये हम पे डिपेंड करता है, कौन सी डायरेक्शन हम कंसीडर करें ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। जैसे ये ऊपर वाले डायग्राम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब राइट वर्ड है, तो हम क्या करते हैं, इस पे जो एरिया वेक्टर लेते हैं ये भी राइट वर्ड ले लेते हैं। तो ये तुम्हारी एरिया वेक्टर हो गई किसकी, इस सरफेस की। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या ऐसी हो जाएगी बच्चों। ये एरिया वेक्टर क्या, एरिया वेक्टर टिल्ट कर रही है सरफेस के साथ साथ, दिख रहा है तुम्हें। नेक्स्ट है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब हो गया कि इसके अंदर कोई वॉल्यूम हो, कोई वॉल्यूम ये इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्लोज्ड सरफेस है बच्चों, तो ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस की क्या हम एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करें, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल तो बनेगी नहीं, है ना। हर सरफेस के हर पॉइंट पे तुम जाओगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी ना बच्चों। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री एरिया डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट्री एरिया डिफाइन करते हैं। अगर मान लो ये एरिया DA है, तो इस पे जो नॉर्मल होगी ना, ये हो जाएगी मेरी एन कैप, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे डीए वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर ऑन, दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर डीए। एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड सरफेस की एरिया के इक्वल होती है और डायरेक्शन ऑफ सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन होता है, वन डायरेक्शन। कौन सी, हाँ कौन सी, लिख लो, नॉर्मल टू सरफेस, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, ऐसे लिख लो, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे फ्रॉम वॉल्यूम। जैसे मान लो ये मेरी सरफेस है, ठीक है, ये मेरी क्लोज्ड सरफेस है, तो इसके बाहर की तरफ हम मेरी क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अंदर वाले डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, जो वॉल्यूम के अंदर होगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एरिया को मैंने वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन कर दिया। आगे बढ़ने से पहले ये जो मैं कह रही हूँ ना बार बार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो, फ्लक्स इक्वल्स ई ए कॉस थीटा है, यस इट इज, फ्लक्स इक्वल्स ई ए कॉस थीटा, या कह सकते हो ई ए कॉस थीटा इज फ्लक्स। बट ये जो फ्लक्स है ना बच्चे, इट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, और ये एक्चुअल में इमेजिनरी चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इमेजिनरी लाइन है, तो इसको आप बिल्कुल इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान ना अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एक कूलम की चार्ज दो बच्चे को दी, मैंने एक कूलम की चार्ज दी एक बच्चे को, और दूसरे बच्चे को वापस से 1 कूलम की चार्ज दी, ठीक है। मैंने इसे बोला स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, मैंने ए को बोला कि तुम मुझे बताओ कितने लाइंस आपकी फील्ड लाइंस बन रही है, तो बच्चे ने कहा कि 3 लाइंस बन रही है मैम। चलो, मैं कोई गलत नहीं है। और ये जो बी वाला बच्चा है ये कह रहा है कि मैम 4 लाइंस बनेंगी, ये भी गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसका परसेप्शन है, ये 1 कूलम के लिए 4 लाइंस असाइन करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को वापस से 2-2 कूलम की चार्ज दे दी, ठीक है। मैंने वापस से कहा कि लो भाई ये 2 कूलम की चार्ज दी, अब बताओ मुझे कितनी फील्ड लाइंस बनेगी, है ना। अब ये सेकंड वाला बच्चा अगर कह रहा है कि मैम अभी इसमें 3 4 5 6 लाइंस बन रही है, और पहला बच्चा भी कह रहा है कि मैम 6 लाइंस बन रही हैं, तो किसकी किसकी परसेप्शन, किसकी इमेजिनेशन, किसकी एजम्पशन सही है, किसकी एजम्पशन सही है बच्चों, यहाँ बताओ। जैसे 1 कूलम की चार्ज थी तो इसने 3 लाइंस असाइन किया, 2 कूलम की चार्ज के लिए इसको कितने लाइंस असाइन करने थे, 6, तो इसने 1 2 3 4 5 6 लाइंस असाइन किया, तो बिल्कुल ये सही कर रहा है। अच्छा, बी बच्चे ने पहली बार कहा कि 4 लाइंस असाइन करना मुझे 1 कूलम के लिए, तो 2 कूलम के लिए इसको कितने लाइंस असाइन करने थे बताओ। ट्वाइस चार्ज दुगुना हुआ, तो हमारी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस भी दुगुनी होनी चाहिए थी, 8, बट इसने भी 6 लाइंस असाइन किए, तो ये इस बच्चे की जो एजम्पशन थी वो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये रिलेटिव टर्म है, आप बिल्कुल आपकी मर्जी, आप कितने चार्ज के लिए कितने लाइंस असाइन करो ये आपकी मर्जी। इसलिए कह रही हूँ कि इट जस्ट गिव्स अस आइडिया, नॉट इट इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। आई होप कि इतनी बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली तुम्हें मैं फॉर्मूला बताती हूँ, अभी तक तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी फील आ जाए तुम्हें। अब फाइनल फॉर्मूला मैं बताऊंगी। पहले बताती हूँ मैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो लिख लो, if E is uniform, if E is uniform, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, phi equals
ई डॉट ए ये यूज कर सकते हो। भाई ई ए कॉस थीटा कह रही थी ना, ई ए कॉस थीटा अगर मैं वेक्टर, अगर ई भी तुम्हारी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो क्या मैं ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यही तो होती है ई ए कॉस थीटा, नहीं क्या? डॉट प्रोडक्ट ही तो है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। या इसे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को फर्दर क्या ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं एक और बात बताऊंगी आपको। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 10 न्यूटन पर कूलम की, और इसके अंदर मैंने एक रिंग रखा है, ठीक है, एक रिंग रखा है जिसकी रेडियस है 2 मीटर, जिसकी रेडियस क्या है 2 मीटर, आर इज 2 मीटर। अब बताओ इसमें कितनी फ्लक्स पास करी है? फ्लक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? ई इंटू ए, सिंपली ई इंटू ए, ठीक है। क्या ई क्या है 10 है, और ए एरिया क्या है, इस रिंग की एरिया क्या है, हाँ पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 2 स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया 40 पाई हो गया, क्या फ्लक्स क्या हो गया 40 पाई, ठीक है, विथ यूनिट, प्रॉपर यूनिट जो होती है फ्लक्स की। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो कि मेरी अभी भी फील्ड वही है, फील्ड मैंने वही रखी, और अब क्या किया ना, इस रिंग को थोड़ा टिल्ट कर दिया, इस रिंग को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। और अभी ये जो रिंग है ना, रिंग की जो सरफेस है ना, रिंग की जो सरफेस है, ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना एंगल बना रही है, सपोज 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का बना रही है। अब मैं तुमसे फ्लक्स पूछूं तो क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों? क्या अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ई ए कॉस थीटा वाला, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स इक्वल्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? ई तो तुम्हारी वही 10 है, ए क्या हो गई पाई 4 पाई, 4 पाई, और cos थीटा क्या है, cos ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री, इट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस, बिकॉज ये जो सरफेस है ना बच्चे फ्लैट सरफेस है, दिस इज द एंगल बिटवीन द फ्लैट सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मेरी सरफेस है। तो भाई हमको तो एरिया वेक्टर से मतलब है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये होगी। तो एरिया वेक्टर ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल क्या 60 डिग्री की नहीं बन रही? हाँ तो cos 60 नहीं होगा यहाँ पे बच्चों, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो मेरी फ्लक्स कितनी आ गई, कितनी आ गई, हाँ 20 पाई आ गई, 20 पाई आ गई, ठीक है। चलो बहुत अच्छी। तीसरी ले लो, तीसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो अभी मैंने ना, अभी क्या किया मैंने, एक कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, देखो ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने फ्लैट सरफेस का लिया था। अब मैं ले रही हूँ कर्व्ड सरफेस का एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कर्व्ड सरफेस का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लो मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, और मैं हेमिस्फीयर को कुछ इस तरीके से सीधे, मतलब बिल्कुल इस तरीके से रख रही हूँ, ठीक है, एक हेमिस्फीयर को मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अच्छा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, और इस हेमिस्फीयर की ना रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस कितनी दे रखी है भाई 2 मीटर की दे रखी है रेडियस, 2 मीटर की। अब वही क्वेश्चन मेरा कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, या सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस की जो प्रोजेक्शन है बच्चे, जो प्रोजेक्शन है इस कर्व्ड सरफेस की, जो प्रोजेक्शन है, यानी एक प्रोजेक्शन क्या होगी, एक डिस्क ही तो होगी, ये जो प्रोजेक्शन है इससे जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, क्या वही इस हेमिस्फीयर से पास करेंगी? तो यहाँ पे क्या हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। क्या यहाँ पे हो गया 10 इंटू प्रोजेक्शन, क्या है प्रोजेक्शन इज सिंपली पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 40 पाई। समझ आई बात? क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया? तो बच्चों यहाँ पे एक और तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या E मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वो वाली एरिया, वो वाली हमें प्रोजेक्शन लेनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने इस हेमिस्फीयर पे इधर से रोशनी दी, इधर से आपने लाइट दिया, तो जो शेडो बनेगा, मतलब प्रोजेक्शन को आप शेडो की तरह समझ सकते हो, समझ रहे हो? तो शेडो कैसा बनेगा, इसका एक सर्कल की तरह से शेडो नहीं बनेगा बच्चों। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला समझ में आता है, कौन सा, ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको आप 3 तरीके और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया है ना, ये मैंने
फ्लैट सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस के लिए बताया है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। सेकेंड आता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है फिर क्या करोगे, क्या करोगे फिर। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग मैंने बना दी, अलग अलग बना दी। अब यहाँ पे मेरी कोई एरिया है, कोई सरफेस है, वो नॉर्मल तुम्हारी फ्लैट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये मेरी मैंने कोई सरफेस बना दी, ठीक है। अब बिकॉज हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम ई डॉट ए तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कौन सी ई लोगे, किस पॉइंट वाली ई लोगे, ई तो हर पॉइंट पे डिफर कर रही है ना, वेरी कर रही है। तो हम क्या करते हैं ना, इस सरफेस एरिया को ना एक छोटी एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले लो। ये एक छोटी सी मैंने डी ए एरिया ले ली, और अगर डी एरिया लिए तो इसकी जो ये इसकी इससे जो नॉर्मल बनेगी ना, इस एरिया से जो नॉर्मल बनेगी, इस सरफेस की जो नॉर्मल होगी, दैट इज डी ए वेक्टर बच्चों। हाँ, एरिया वेक्टर। और मान लिया इस पॉइंट पे जो ई है ना, ई तुम्हारी ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एट दैट पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई तो डायरेक्शन रही होगी, तो और मान लिया ये इसके बीच की एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन वी से दैट द स्मॉल फ्लक्स थ्रू डी ए एरिया डी फाई इक्वल्स, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ, क्या ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि भाई वहां उस छोटे से सरफेस के लिए हमने मान लिया कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट व्हाट इज द एरिया, हाँ, जिस एरिया पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना वो एरिया क्या है, डी ए है। तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, सो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी, फ्लक्स इक्वल्स, इंटीग्रेट कर दो डी फाई को, क्या हो जाएगा बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हाँ, ओवर द होल सरफेस। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से या पर्टिकुलर आपको सिचुएशन से समझ में आएगा। तो ये होती है तुम्हारी, ये होता है तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला बच्चों। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बच्चों, दिस इज द जनरल। ये फॉर्मूला तुम यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो देखो आराम से तुम ई वेक्टर को, ई को तुम बाहर ले सकते हो, और वेक्टर की साइन कब हटाओगे, आप cos थीटा लगा के ही हटाओगे ना, तो ई को तुम बाहर ले सकते हो बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और एरिया डी ए को तुम इंटीग्रेट करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो तुम हैंडल कर सकते हो। तो ये तुम्हारी ये तुम्हारा बच्चे जनरल फॉर्मूला है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो कि हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे सिंपल सिचुएशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं बच्चों कि किसी पॉइंट चार्ज से कितनी फ्लक्स निकलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ पॉइंट चार्ज, देखते हैं जल्दी से। सपोज ये है मेरी पॉइंट चार्ज, यहाँ पे मैंने कहीं पे रखी है पॉइंट चार्ज, मुझे निकालना है कि कितनी फ्लक्स जनरेट कर सकती है ये चार्ज। मैंने क्या किया ना, एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया, क्लोज्ड सरफेस बना लिया, ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस बनाया है, और इस चार्ज को मैंने इसके सेंटर पे अज्यूम किया है, इसके सेंटर पे मैंने अज्यूम किया चार्ज को। अब इस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस पे मैं क्या करती हूँ, बिकॉज हमें फ्लक्स निकालना है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, कौन सा, टोटल फ्लक्स इक्वल्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, भाई यही यूज करेंगे हर जगह हम, ठीक है। ये मैंने कहा ना जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बिकॉज इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी ना, है। और यहाँ पे ये सरफेस पे तुम्हारी कर्व्ड सरफेस है, तो हम क्या करते हैं ना, इस सरफेस पे कहीं पे एक छोटी सी एरिया ले लेते हैं, एक छोटी सी एरिया ले लिया इस कर्व्ड सरफेस पे, मान लिया ये एरिया डीए है और इसकी एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, डीए वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे जो फील्ड होगी, जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होगी, क्या एरिया वेक्टर भी रेडियल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में नहीं होगी, हाँ। अगर मान लो इस स्फीयर जो मैंने कंसिडर किया है, जो मैंने अज्यूम किया कि स्फीयर की सपोज रेडियस आर है, ठीक है, तो क्या इस जगह पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे, इसके सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, नहीं होगी क्या बच्चों। चलो पुट करो यहाँ पे, तो फाई इक्वल्स क्या हो गया, फाई इक्वल्स ई की वैल्यू पुट, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे डॉट भी है ना, तो ई डॉट ए मीन्स ई डी एस कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा हियर,
क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है? क्या cos 0 1 होती है? क्या यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस लिख सकते हैं? क्या वेक्टर की साइन हट गई? क्या जो दिक्कत आ रही थी हमें वो हट गई, वेक्टर भी हट गया, डॉट भी हट गया, अब क्या बचा? ई की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पुट करो बेटा, क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर ई हो गई इस पॉइंट पे, और मेरी जो ds है, जो तुम्हारी एरिया वेक्टर है, वो क्या है, da है। ठीक है, इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है बाहर निकालो इन्हें, क्या क्या कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है। अच्छा, da तो हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये जो da है ये एक एलिमेंट्री एरिया है, अगर हम इस पूरे सरफेस, बेसिकली हमें एरिया को इंटीग्रेट करना है, इस पूरे सरफेस पे अगर छोटे 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 हम एलिमेंट्री एरिया को अगर ऐड करेंगे तो क्या इस स्फीयर की सरफेस एरिया नहीं बन जाएगी? क्या किसी स्फीयर की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है? के को हम लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ da ओवर द होल सरफेस, ओवर द होल सरफेस। क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो r स्क्वायर चला गया, 4 पाई चला गया। क्या इस फाई की वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आती है? बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये बच्चों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट गॉस लॉ यही से आता है, गॉस लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं होती, देखो लॉ की कभी कोई डेरिवेशन नहीं होती है ना, लॉ की वेरिफिकेशन होती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया कि फ्लक्स बाय अ पॉइंट चार्ज इक्वल्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज, है ना, q। अब इस जगह पे तुम बताओ बच्चों, क्या ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई है, क्या ये उससे स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड कर रही है? क्या हमको इस फॉर्मूले को देख के समझ में आ रहा है कि हमने किस तरह की सरफेस अज्यूम की थी? सोचो ना, अगर मान लो ये मेरी तुम्हारी चार्ज है, ये चार्ज है, अगर इससे कुछ फ्लक्स निकल रही है, आई मीन फील्ड लाइंस कुछ निकल रही हैं, फील्ड लाइंस कुछ निकल रही हैं, तो जो मैंने सरफेस अज्यूम किया था, क्या कोई फर्क पड़ता है उससे? जितनी निकलनी थी उतनी लाइंस तो निकलेंगी ही। क्या इस सरफेस की जगह पे मैं कोई भी रैंडम सरफेस ले सकती थी? क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? समझ रहे हो? कुछ भी ले सकती थी। अब यहाँ पे इसलिए एक लाइन लिख लो कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हारी चार्ज है तो उससे अगर इतनी फील्ड लाइंस निकलेंगी तो उतनी निकलेंगी, तुम भाई कितनी भी कुछ भी कर लो, कोई सी भी सरफेस वहां डाल दो। ठीक है, ये एक बात हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं किसी रीजन में दो चार्ज है मेरी Q1 Q2, और मैंने इनको क्या किया ना, किसी भी सरफेस से इनक्लोज कर दिया, किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है ये, और मेरा क्वेश्चन है दैट फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अब ये जो दो चार्ज है मेरी, ये क्या पॉइंट चार्ज है बच्चों? और अभी भी मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स देखा, क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट देखा ना। तो अगर Q1 चार्ज है तो Q1 की वजह से जो फ्लक्स होगी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, और Q2 की वजह से क्या होगी, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सोचो तुम कि मेरी Q1 चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी बच्चों, क्या ये सबके सब इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर इस तरीके से निकलेंगी? तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट दिस फ्लक्स इक्वल्स, पहले तो Q1 की वजह से फ्लक्स क्या होगी, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर Q2 की बात करूं तो Q2 से भी मान लो कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो सबके सब बाहर निकल रही हैं। क्या इसे फील्ड लाइंस जितनी निकलनी थी क्या उतनी निकलेंगी? क्या इन्हें इस सरफेस के, क्लोज्ड सरफेस के शेप एंड साइज से मतलब नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आई? तो फ्लक्स क्या हो गया, ये कुछ फ्लक्स हो गया। अच्छा, अगर हम कोई थर्ड चार्ज ले लें और थर्ड चार्ज को कहीं बाहर रख दें, यहाँ पे इस जगह पे Q3, अगर मैं फिर से यही सेम क्वेश्चन को रिपीट करूं कि दैट फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, क्या इस Q3 का कोई इफेक्ट होगा यहाँ पे? क्या इस Q3 का कोई इफेक्ट होगा बच्चों? सोचो। अब मैं इस Q3 की वजह से अगर फील्ड लाइंस बनाऊं, अगर Q3 की वजह से फील्ड लाइंस बनाऊं, तो हर डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस निकलेंगे ना, हर डायरेक्शन में। ठीक है, हर डायरेक्शन में। उधर उस साइड भी मैंने बस इस साइड की बनाई है जो सरफेस की तरफ है। क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्लोज्ड सरफेस से, इस Q3 की वजह से
जितनी लाइंस इन कर रही हैं, जितनी लाइंस इन कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं, जितनी लाइंस इन कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं। समझ रहे हो? तो नेट फ्लक्स आप क्या बोलोगे? जीरो। Q3 की वजह से जो नेट फ्लक्स होगी जीरो होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि Q3 फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, फ्लक्स देने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करा। तो हमें जो फ्लक्स निकालते हैं हमेशा वो इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से होती है। और गॉस लॉ यही तो कहता है। गॉस लॉ कुछ अलग से पढ़ने की चीज थोड़ी ना है। अगर आपने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया बच्चों, यही तो है गॉस लॉ। ठीक है, तो चलो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो जल्दी से लिख लेते हैं। देखो, ये है तुम्हारा गॉस लॉ। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है? एक सेकेंड रुक जाओ। देखो, Gauss law states that the total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface. अब ये वही है जो मैंने अभी अभी लिखा। क्या लिखा? The total electric flux that is phi, यानी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ध्यान देना, यहाँ क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन अ क्लोज्ड सरफेस। देखो यहाँ पे सर्कल बनाने का मतलब है कि जो एरिया है ना, हम क्लोज्ड सरफेस की एरिया लेने वाले हैं। इक्वल्स 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो यही है मेरी गॉस लॉ। यहाँ में बच्चों जो आपको याद रखना है, जिन बातों का आपको ख्याल करना है, वो है कि ये जो चार्ज क्यू है ना, दिस इज द इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज जिस 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 सरफेस की, जिस क्लोज्ड सरफेस की बात हम कर रहे हैं, उस सरफेस के अंदर में जितनी चार्जेज होंगी ना, वो होंगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पुट कर रहे हो ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, देखो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds, तो किसी पॉइंट, अगर मान लो किसी एलिमेंट्री एरिया ds पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, उसमें वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चे, वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब उस पॉइंट पे हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां पे आप बाइफरकेट नहीं कर सकते कि सिर्फ इनक्लोज चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लो और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लो। तो दिस इज द E वेक्टर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चाहे वो अंदर की तरफ हो, इन और आउट, ऐसे लिख लो, इन एंड आउट। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर की चार्ज प्लस बाहर की चार्ज, सबकी चार्ज को मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस पॉइंट पे हम उसकी बात करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब चलो कुछ क्यूब्स प्रॉब्लम है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा, उसे भी देख लेते हैं हम। व्हाट इज क्यूब्स प्रॉब्लम? बेसिकली यहाँ पे कोई चार्ज किसी क्यूब के अंदर होती है, या किसी भी जगह हो सकती है, कॉर्नर पे हो सकती है, फेस पे, एज पे, कहीं भी हो सकती है। और आपसे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब और थ्रू वन ऑफ द सर्फेसेज ऑफ द क्यूब, यानी वन ऑफ द, किसी भी सरफेस से, किसी भी हम फेस से पूछ सकते हैं कितनी फ्लक्स निकल रही है। तो क्यूब प्रॉब्लम में पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज है और क्यूब, और इसको किसी क्यूब के हमने बॉडी सेंटर पे रखा है। ठीक है, पहले मैं क्यूब बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने कहीं पे क्या रखा है? चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि इनके फेसेस, टोटल कितनी फेस होती है किसी क्यूब में? 6 फेस होती है ना। तो इन 6 फेस से टोटल फ्लक्स कितनी पास कर रही है? कितनी कर रही है बताओ? अभी अभी हमने देखा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फ्लक्स होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको किसी भी जो तुम्हारी इनक्लोज्ड सरफेस होती है उसके शेप एंड साइज से फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी क्लोज्ड जो तुम्हारी क्यूब है वो भी तो तुम्हारी क्लोज्ड सरफेस ही है। क्या इससे टोटल निकलने वाली फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगी? होगी बच्चों। तो यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है, ऐसे लिख लो कि फ्लक्स टोटल विल बी सिंपली व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। और मैं तुमसे पूछूं कि ये जो मेरी किसी एक फेस की मैं बात करूं, यानी मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस फेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है, इस फेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है, नीचे वाले बॉटम वाले फेस से। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्योंकि ये तुम्हारी जो चार्ज है वो बिल्कुल मिड में रखी है, बिल्कुल बीच में रखी है, और इससे सिमेट्री है ना, सारी की सारी फेसेस जो है सबकी सब सिमेट्री है। तो सारी फेस से जो फ्लक्स निकलेंगी वो इक्वल निकलेंगी। सोचो ना, सारे फ्लक्स कितनी फेस है, कितनी 6 फेसेस है। तो क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन फेस
वन फेस इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा हम बिल्कुल तब नहीं कह सकते थे अगर ये क्यू किसी जगह किसी दूसरे पॉइंट पे होती, क्योंकि ये बॉडी सेंटर पे रखा है, तभी हम कह सकते हैं किसी एक फेस से जो तुम्हारी फ्लक्स निकलेगी वो कितनी निकलेगी 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है, देखना। एक स्क्वायर दे रखी है, ये तो क्यूब है ना, यहाँ एक स्क्वायर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, स्क्वायर है तो इधर भी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर होगी, और इसके सेंटर के ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखी है, परहैप्स 10 माइक्रोकूलम की चार्ज रखी है। ठीक है, कितने ऊपर रखी है बच्ची? हाँ, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी है, या कह सकते हो d/2 ऊपर रखी है। आपसे पूछा गया है, वापस से वही क्वेश्चन है कि इस स्क्वायर से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, ये क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम इस चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं, बिकॉज हमको एक बात तो पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितनी निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दें, एक अगर क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दें बच्चों, तो क्या उस क्यूब के लिए ये चार्ज बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे नहीं हो जाएगी? सोचो। क्या उस क्यूब के बिल्कुल बॉडी सेंटर पे चार्ज होगी या नहीं होगी, बताओ। हाँ, फिर उस जगह पे आप कह सकते हो कि इस फेस से ठीक उतनी ही फ्लक्स पास करेंगे जितनी ये पहली वाली क्वेश्चन में हुई थी। यहाँ पे हमने ये इमेजिनरी एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिनरी बना दिया, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कितनी पास करेगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और बिकॉज ये चार्ज अभी बिल्कुल बॉडी सेंटर पे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू द शेडेड पार्ट, या कह सकते हो फ्लक्स थ्रू द फेस, वन ऑफ द फेस इक्वल्स अगेन क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्वेश्चन बताओ, ये पहले वाले क्वेश्चन से कितना अलग है बच्चों? क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओगे, बस सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया, वैल्यू पुट कर देना 10 माइक्रोकूलम, यानी अगर एसआई में रखूं तो 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पे इसके डी वाले साइड से कोई मतलब है? इसको बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया मैंने कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना चार्ज को हमने क्यूब के वर्टेक्स पे रख दिया, ठीक है, इसके वर्टेक्स पे हमने चार्ज को रख दिया। अभी भी मेरा क्वेश्चन सेम है कि हमें इस क्यूब के किसी फेस से, मान लो इस वर्टेक्स पे हमने चार्ज क्यों रखा है, कॉर्नर पे चार्ज रखा है अभी बच्चों, ठीक है, इस क्यूब के अंदर चार्ज नहीं है, कॉर्नर पे समझो। तो यहाँ पे जो चार्ज क्यूब से जितनी भी फ्लक्स निकल रही है, सारी फ्लक्स क्यूब से नहीं पास कर रही, कुछ फ्लक्स बाहर भी निकल रही है। तो हमें क्वेश्चन अभी भी मेरा सेम है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड पार्ट, मींस हमें इस वाले फेस से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। कैसे करें? हाँ, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऑलवेज ट्राई टू इनक्लोज चार्ज सिमेट्रिकली, हमेशा चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करने की कोशिश करो, यानी हम इमेजिनरी सरफेसेस बना सकते हैं बिल्कुल। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस जगह पे सोचो तो क्या कर सकते हैं, क्या हम इस चार्ज को और भी क्यूब्स बना लो, ठीक है, इस साइड से मैंने एक क्यूब बना दिया, अच्छा आगे की तरफ से भी बना दो क्यूब, सामने की तरफ से भी 2 क्यूब रख दिया, डायग्राम बस सही बन जाए, ठीक है। तो शायद समझ आ रहा है आपको, ये 4 क्यूब बन गया नीचे की तरफ, एक क्यूब पहले से है, और इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको क्या पता लग रहा है कि ये टोटल तुम्हारे 8 क्यूब्स हैं, और इस टोटल 8 क्यूब्स में क्या ये अब क्यूब जो है मेरा, क्या वो बिल्कुल इसके बॉडी सेंटर पे रखा है? क्या अब ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया? क्या अभी हम कह सकते हैं कि इसकी जो ये वाली साइड है पूरी, मतलब आप ऐसे समझ लो कि इसकी जो ये वाली पूरी की पूरी तुम्हारी फेस है, नीचे से अगर मैं इसको बनाऊं, ये वाली पूरी की पूरी जो फेस है, इंक्लूडिंग द पिंक पार्ट, इंक्लूडिंग द पार्ट जिसमें हमें निकालना है, ये पूरी की पूरी पार्ट, क्या हम कह सकते हैं ये इस बड़े वाले क्यूब का, जिसकी तुम्हारी जो साइड होगी वो ट्वाइस ऑफ ए है, जो ए अगर पुराने वाले क्यूब की साइड है तो बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी हो गई, ट्वाइस ए हो गई। तुम कह सकते हैं इस बड़े वाले क्यूब का एक फेस हो गया ये, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर क्यू तुम्हारी, और हमें पहले से पता है कि फ्लक्स जो है वो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होती है वो तुम्हारी इनक्लोज्ड सरफेस के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्वियसली जो फ्लक्स निकलनी है वो तो निकलेगी ही बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि टोटल फ्लक्स जो होती वो क्या होती, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती। तो यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू वन फेस of bigger cube is again 1 by 6 times of total flux which is q by epsilon naught. So flux through one phase of smaller cube, बताइए क्या बिगर फेस का स्मॉलर फेस जो है 1 by 4 टाइम्स नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा 1 by 4 टाइम्स ऑफ 1 by 6 टाइम्स ऑफ q by epsilon naught. क्या ये बात समझ क्या हो गया? ये q by 24 epsilon naught. इनफैक्ट ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि किसी भी अगर क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज क्यू दी हुई है तो उसकी वजह से किसी फेस से कितनी फ्लक्स निकलती है, तो क्या आंसर होगा क्यू बाई मतलब टोटल फ्लक्स का 1 by 24 टाइम्स. ये ध्यान में रखना, ठीक है. चलो दूसरा क्वेश्चन करें आज. इस बार क्या करते हैं ना, चार्ज को हम किसी फेस पे रख दे, किसी एज पे रख देते हैं, ठीक है, एज के बीचों बीच रख देते हैं. मान लो मेरी ये क्यूब है और मैंने क्या किया, अभी चार्ज को इसके इस एज पे रख दिया. यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी चार्ज क्यूब को रख दी. फिर से हम वही काम करने वाले हैं, चार्ज को हमें इनक्लोज करना होगा टोटली. अगर टोटली इनक्लोज करेंगे तभी तो उससे जितनी भी फ्लक्स निकलेंगी वो उस सरफेस के थ्रू ही निकलेंगी, है ना. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सरफेस लेते हैं ना, वो एक ले लिया, एक क्यूब ले लिया नीचे और 2 क्यूब ले लिया ऊपर, 2 क्यूब ले लिया ऊपर, ठीक है. तो क्या अब मेरी चार्ज बिल्कुल बीच में तो नहीं है, लेकिन अगर देखो तो इस डायरेक्शन में सिमेट्री है, इस डायरेक्शन में. अभी जो है बच्चे, क्या इस चार्ज से टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन किसी फेस से नहीं है, मेरा क्वेश्चन बस ये है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है. जो क्यूब मैंने ब्लू कलर की बनाई है ना पहले से, उससे कितनी फ्लक्स पास कर रही है. तो यहाँ पे कितनी फ्लक्स पास कर रही है, टोटल फ्लक्स बताओ मुझे इस सरफेस से, इस ब्लू वाले क्यूब से. बच्चे अगर सिमेट्रिकली जाएगी तो क्या हर क्यूब से तुम्हारी सेम नंबर ऑफ फ्लक्स पास करेंगी, बताओ. क्योंकि इस 4 क्यूब की अगर एज पे रखी है, चारों क्यूब के तो एज पे ही रखी है ना, तो ये जो चार्ज है वो 4 क्यूब शेयर कर रहा है ना, और बिल्कुल मिड में है चार्ज. तो क्या कह सकते हैं कि द फ्लक्स, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, द फ्लक्स थ्रू वन क्यूब इज सिंपली 1 by 4 टाइम्स ऑफ द टोटल फ्लक्स. नहीं, क्या यही आंसर होगा. एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से. इस बार मैं क्या कर रही हूँ ना, एक क्यूब के फेस पे रख रही हूँ चार्ज को. इस क्यूब के मैंने क्या किया, फेस पे चार्ज को रखा है. यहाँ इसके इस फेस पे चार्ज है, यहाँ पे फेस पे चार्ज है, ऑन फेस, ठीक है. यहाँ पे है एज पे, ऑन एज, ठीक है. प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑन कॉर्नर, ठीक है. यहाँ पे था सेंटर या बॉडी सेंटर लिख लो. तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए. फेस पे होगा तो क्या होगा, बिल्कुल फेस पे रखा है बीचों बीच. तो यहाँ पे फिर से इसको इनक्लोज कर लो. अभी क्या करो कि इस साइड से भी एक क्यूब बना दो, इस साइड से भी एक क्यूब ड्रॉ कर दो, ठीक है, कर दिया. अब क्या ये जो चार्ज क्यू है, क्या ये 2 क्यूब के फेस पे है, 2 क्यूब के फेस के बीचों बीच है. क्या अब इससे जो फ्लक्स निकलेगी दोनों क्यूब से निकलेगी. क्या जो फ्लक्स पहले क्यूब से निकलेगी उतनी ही फ्लक्स सेकंड क्यूब से निकलेगी, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है. क्वेश्चन अगेन मेरा ये वाला क्वेश्चन ही है, अगेन यही क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है. फाइंड फ्लक्स थ्रू वन क्यूब. तो यहाँ पे आंसर अगेन आपका क्या होगा बताओ, इस जगह पे क्या होगा आंसर, 2 क्यूब शेयर कर रहा है ना इस चार्ज को, तो ये होगा 1 by मतलब हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स, ठीक है. तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये थी पूरी कहानी फ्लक्स की. गॉस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं. सो बिफोर अप्लाइंग गॉस लॉ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको अगली क्लास में जो होगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ उसमें बता दूंगी. आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही. आई होप कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, फ्लक्स में जितनी चीजें होती हैं. 1 मिनट, ओके. अच्छा, एक और बात बच्चों, ये जो कॉर्नर वाली मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराई ना, इसको बुक्स वगैरह में ना अलग तरीके से भी बताते हैं. जाते जाते मैं जल्दी से बता दूं, ठीक है. देखो क्या करते हैं ना, जैसे कि कह सकते हैं ना कि क्यू चार्ज जो है ना वो 8 तुम्हारी क्यूब से जो इस क्यू चार्ज को शेयर कर रही है ना. तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब, अगर मैं ये निकालूं कि फ्लक्स थ्रू वन क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स का
1/8 टाइम्स होगा ना। ये होगा तुम्हारा एक क्यूब से कितनी फ्लक्स निकल रही है। अगर हमको इसके एक फेस से निकालना है, क्यूब के एक फेस से, तो अब बताओ मुझे, अगर वापस से तुम इस क्यूब को देखो, अगर मुझे अब ये पता लग गया कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है, हाँ, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये पता लग गया मुझे, यहाँ पे चार्ज मेरी क्यू है, लेकिन इस चार्ज से जो तुम्हारी फील्ड लाइंस निकल रही है उन पे ध्यान देना, बिकॉज ये जो चार्ज है ना, दिस पॉइंट चार्ज इज द पार्ट ऑफ 3 फेसेस। ये जो तीन फेस है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, इन फेसेस को बिल्कुल ग्रेज करते हुए निकलेंगी, इनसे पास नहीं करेंगी, इनसे ये लाइंस क्या करेंगी, पास नहीं करें, इनको ग्रेज करते हुए निकलेंगे। मतलब इन मैं पूछूं कि इनसे फ्लक्स कितनी पास करेंगी, तो 0। ये 3 फेसेस है जिनसे कोई फ्लक्स नहीं पास करने वाली। और दूसरी जो 3 फेसेस बची है ना, इनके अलावा जो 3 फेसेस बची जिनका ये चार्ज पार्ट नहीं है, समझ रहे हो, 3 फेस का ये पार्ट है और 3 फेस का पार्ट नहीं है, उनसे फ्लक्स निकलेंगी, है ना। और आप अगर देखोगे तो ये चार्ज उन तीनों फेसेस से क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं अभी फिलहाल इसकी बात करी ना, इस सरफेस की बात करी हूँ ना, तो अगर इस सरफेस से मैं अब पूछूं कि कितनी फ्लक्स निकलेंगी, तो लिख लीजिए फ्लक्स थ्रू वन फेस, फाइनली वी कैन राइट 1/3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, है ना, 1/3 टाइम्स ऑफ Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वापस से मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या रिजल्ट बच्चों सेम आया? हाँ, तो ये तरीका हमारे बुक में होता है और काफी अच्छा तरीका है, ठीक है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। तो आई होप आज की क्लास में मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, आपके बोर्ड के लेवल से तो कर ही ली हैं, और कॉम्पिटिटिव के जो बच्चे हैं उनको भी काफी हेल्प मिलेगा इस लेक्चर से। तो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो और खुश रहो।